नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी है, आपकी जो तैयारी है, वो भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। एक बार पुनः मैं पोकर राम बामणिया आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं पुनः आपके सामने एक नए बिंदु के साथ, नए टॉपिक के साथ में हाजिर हूँ और आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे गोल्जी काय के बारे में या गोल्जी बॉडी के बारे में। तो देखिए, गोल्जी काय कोशिका का एक कोशिकांग है और यह एक ऐसा कोशिकांग है जो केंद्रक के पास में, जो अंतःपर्दवी जालिका पाई जाती है, उसके पास में पाया जाता है। बात करते हैं गोल्जी काय के खोजकर्ता की, तो एक वैज्ञानिक है कैमिलियो गोल्जी। उन्होंने उल्लू की जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उल्लू के अंदर जो तंत्रिका कोशिका है, उसमें इस संरचना को देखा और इसकी खोज की। पादप कोशिका में इस गोल्जी काय को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। कई बार इसे लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यह जो गोल्जी काय है, यह एक ऐसी संरचना है, या यह जो गोल्जी काय या जो गोल्जी बॉडी है, इसको डिक्टियोसोम और लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें, स्तनधारियों की आरबीसी की बात करें, पादपों के अंदर चालनी नलिका की बात करें, फंजई या कवक की बात करें, निम्न वर्ग के जो जीव है, निम्न वर्ग के जो पौधे हैं, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और जो गैमेट होते हैं, जो युग्मक होते हैं, इन सभी के अंदर गोल्जी काय नहीं पाया जाता है। तो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है नीट एग्जाम के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, कि गोल्जी काय किस में नहीं पाया जाता है। गोल्जी काय अनुपस्थित होता है। एमसीक्यू में प्रश्न पूछ लिया, गोल्जी काय अनुपस्थित होता है, लिख दिया प्रोकैरियोट्स में, आरबीसी में, चालनी नलिका में, और ऑप्शन डी दे दिया उक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उक्त सभी। तो ध्यान रखना है, गोल्जी काय एब्सेंट किस में होता है? प्रोकैरियोटिक, आरबीसी, चालनी नलिका, कवक, निम्न वर्ग के पादप जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और जो गैमेट है, जो युग्मक है, जो कि अगुणित होते हैं, उसमें भी गोल्जी काय नहीं पाया जाता है। अब यदि हम गोल्जी काय के बारे में बात करें कि उसके घटक क्या होते हैं या गोल्जी काय का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए, गोल्जी काय को गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है, डिक्टियोसोम भी कहा जाता है, और लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। अब यदि हम इसके घटक की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, तो इसमें 3 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। गोल्जी काय में 3 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। अब जो घटक पाए जाते हैं, इन घटकों को हम चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। अब ये जो भी घटक होते हैं, ये जो 3 प्रकार के घटक होते हैं, इनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है। कैसे? जैसे मान लो ये कोशिका की बात करते हैं, तो ये कोशिका का केंद्रक है। ये का मतलब इधर इस दिशा में केंद्रक है, तो ये केंद्रक है, तो कोशिका झिल्ली है वो इस दिशा में होगी। ये है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, और ये है केंद्रक। अब कोशिका झिल्ली और केंद्रक, इसके जो घटक है, इनका अरेंजमेंट इस प्रकार होता है। देखिए, इस तरह की कुंड के नुमा संरचनाएं होती है। इस तरह से कुंड के नुमा संरचनाएं होती है। इन संरचनाओं को सिस्टर्नी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी। अब कोशिका झिल्ली की ओर इसकी जो सतह होती है, ये जो सिस्टर्नी है, इनकी जो सतह होती है, ये अवतल सतह होगी। ये कौन सी सतह है? अवतल है। अब ये कौन सी है? उत्तल है।
तो कोशिका झिल्ली की और गोल्जी काय की जो सतह होती है वो अवतल होती है और केंद्र की ओर उत्तल होती है, केंद्र की ओर उत्तल होती है। अब ये जो कोशिका झिल्ली की ओर की इनकी जो सतह होती है इनको ट्रांस सतह कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रांस सतह। और केंद्र की ओर जो इनकी सतह होती है इसको शीर्ष सतह कहा जाता है, शीर्ष सतह कहा जाता है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली की ओर जो इनकी सतह होती है, गोल्जी काय की जो सतह होती है, यह परिपक्व होती है, इसलिए इसको परिपक्व सतह कहा जाता है, परिपक्व सतह कहा जाता है। और केंद्र की ओर जो सतह होती है वो परिपक्व नहीं होती है, वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करती है, इसलिए इसको निर्माणकारी सतह कहा जाता है। सतह को क्या कहेंगे? निर्माणकारी सतह, निर्माणकारी सतह, जिसको हम कह सकते हैं फॉर्मिंग, फॉर्मिंग सतह होती है। यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करने का कार्य करती है। तो ये गोल्जी काय का पहला घटक हो गया सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के बाद में इस तरह से इसमें नलिका वाला भाग पाया जाता है। इधर भी इस तरह से नलिकाएं होती है, इस तरह से इसमें नलिकाएं पाई जाती है। तो इसको हम कहेंगे, दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा? नलिकाएं, जिसको ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। अब सिस्टर्नी के बारे में यदि बात करें तो सिस्टर्नी है वो अशाखित होती है, इसमें कोई शाखाएं नहीं होती है, जबकि नलिकाएं शाखित होती है। तो सिस्टर्नी, ये जो सिस्टर्नी है ये अशाखित होती है। कैसी होती है? अशाखित होती है, जबकि ये नलिकाएं होती है ये शाखित होती है। चित्र में इसकी शाखाएं स्पष्ट दिख रही है, ये शाखित होती है, ऐसे 2-3 तरह की। सिस्टर्नी के अंदर तरल भरा होता है, ये पारदर्शी तरल होता है। इसके अंदर, सिस्टर्नी के अंदर पारदर्शी द्रव भरा हुआ होता है। अब ये एक सिस्टर्नी, इस तरह से ये दूसरी सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी इस तरह से, और ये आ जाएगी नलिकाएं इस तरह से, ये नलिकाएं। और थर्ड जो इसका भाग होता है, तीसरी जो इसकी संरचना होती है उसको हम कहते हैं वेसिकल। केंद्र की ओर स्थित होती है, वेसिकल होती है। इसको क्या कहेंगे? वेसिकल। ये वेसिकल गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार। वेसिकल है वो गोलाकार होती है। इस तरह से जो गोल्जी काय है इसके 3 भाग हो जाएंगे, सिस्टर्नी, नलिकाएं और वेसिकल। 2 सतह हो जाएगी, कोशिका झिल्ली की ओर ट्रांस सतह जो कि अवतल सतह होती है और परिपक्व सतह कहलाती है। केंद्र की ओर की सतह होती है वो उत्तल होती है, शीर्ष सतह होती है निर्माणकारी होती है, और फॉर्मिक सतह इसको कहा जाता है। तो इस तरह से ये गोल्जी काय की सामान्य संरचना हो जाएगी। अब यदि हम गोल्जी काय के कार्यों की बात करें तो गोल्जी काय के कार्य ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले गोल्जी काय का कार्य है स्त्रवण करना, स्त्रवण और पैकेजिंग, स्त्रवण और पैकेजिंग। गोल्जी काय सामान्यतः अंतःपर्दवी जालिका के पास में पाए जाते हैं। अंतःपर्दवी जालिका के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। तो अंतःपर्दवी जालिका 2 प्रकार की होती है, रफ यानी खुरदरी, दूसरी होती है चिकनी। तो चिकनी और खुरदरी 2 प्रकार की होती है। जो चिकनी अंतःपर्दवी जालिका होती है वो वसा का निर्माण करती है, और जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होती है वो प्रोटीन का निर्माण करती है। तो उनका कार्य क्या है? वसा और प्रोटीन का निर्माण करना। उसके जस्ट पास में गोल्जी काय पाए जाते हैं।
अब अंतःपर्दीय जालिका ने जिन पदार्थों का निर्माण किया है, गोल्जी काय उन पदार्थों की पैकिंग करेगा, उसकी पैकेजिंग करेगा और उसके बाद में जहाँ पर इसकी ज़रूरत है वहाँ ले जाकर इसको छोड़ने का कार्य करेगा या उसके स्त्रवण का कार्य करेगा। तो इस तरह से वसा और प्रोटीन इन पदार्थों की पैकिंग और इनके स्त्रवण का कार्य किसका है? गोल्जी काय का होता है। इसके अलावा ये गोल्जी काय क्या करता है? वसा और प्रोटीन तो इसके पास है ही, वहाँ से प्राप्त कर लिए। अब ये वसा और प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट को जोड़कर किसका निर्माण करेगा? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। और ये दोनों घटक है वो सेल मेम्ब्रेन में हमने बात की है, सेल मेम्ब्रेन में या सेल मेम्ब्रेन के घटक होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो कोशिका झिल्ली के लिए जो ग्लाइकोप्रोटीन और जो ग्लाइकोलिपिड की आवश्यकता होती है उसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो गोल्जी काय है इसके द्वारा लाइसोसोम का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? लाइसोसोम का निर्माण किया जाता है। लाइसोसोम के बाद में हम बात करें तो सेल प्लेट, जिसे फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है, उसका निर्माण भी गोल्जी बॉडी द्वारा किया जाता है। सेल प्लेट का निर्माण, सेल प्लेट का निर्माण भी गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। अब हम एक इम्पोर्टेंट संरचना के बारे में बात करते हैं। जो शुक्राणु का शीर्ष भाग है, शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है वहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम है एक्रोसोम, अग्रपिंडक या एक्रोसोम। तो उसका निर्माण भी इस गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक्रोसोम का निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। अब देखिए एक्रोसोम का कार्य क्या है। एक्रोसोम की बात करते हैं तो एक्रोसोम शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है उसके आगे की ओर पाया जाता है, इसलिए इसको अग्र बिंदु भी कहा जाता है। अंडाणु के जब संपर्क में आएगा तो सबसे पहले ये जो एक्रोसोम होता है ये अंडाणु के संपर्क में आएगा, अंडाणु की जो भित्ति है उसको तोड़ेगा, उसका लयन करेगा और शुक्राणु को अंडाणु के भेदन में सहायता करेगा। तो ये काम किसका है? एक्रोसोम का है। इसका मतलब एक्रोसोम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो अंडाणु की कोशिका झिल्ली है उसको तोड़ने का कार्य करते हैं या उसका लयन करने का कार्य करते हैं। तो शुक्राणु के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट संरचना होती है एक्रोसोम। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? इसका निर्माण गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हेमीसेल्यूलोज का निर्माण भी गोल्जी बॉडी के द्वारा निर्माण बनाया जाता है और विभिन्न प्रकार के जो पॉलीसेकेराइड है इनका निर्माण भी गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार आज के इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कंप्लीट गोल्जी काय के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका लगभग सभी कोशिकाओं के अंदर यह पाया जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। कैमिलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किस जीव में की थी? उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर की थी। और मेन इसके संगठन की बात करते हैं, इसके गठन की बात करते हैं, इसके भागों की बात करते हैं तो 3 भाग पाए जाते हैं। एक जो अशाखित भाग होता है जिसको सिस्टर्नी कहा जाता है, फिर नलिकाएं होती है और नंबर 3 वेसिकल पाई जाती है। वेसिकल केंद्र की ओर होती है, सिस्टर्नी कोशिका झिल्ली की ओर होती है। कोशिका झिल्ली की ओर की जो सतह होती है उसको ट्रांस सतह कहा जाता है, केंद्र की ओर जो सतह होती है उसको शीर्ष सतह कहा जाता है। कोशिका झिल्ली की ओर जो सतह होती है वो परिपक्व सतह होती है और केंद्र की ओर जो सतह पाई जाती है वो निर्माणकारी सतह होती है। इसके अलावा वो गोल्जी काय के जो कार्य है, हालांकि सभी कार्य इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ एक जैसे स्त्रवण और पैकेजिंग और एक्रोसोम निर्माण और लाइसोसोम निर्माण, ये इसके कार्य और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपको ये वीडियो
अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें, ताकि हम आपके उस प्रश्न का भी समाधान कर सकें। मेरे द्वारा ये जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जो भी वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हर चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, टाइम बहुत कम है। टाइम को आप मैनेज करें, टाइम को इस हिसाब से आप मैनेज करें। अभी सर्दी का मौसम है, पढ़ाई का बहुत ही अच्छा जो टाइम कहते हैं वो यही होता है। इस टाइम में आप, रात लंबी होती है, दिन छोटा होता है, तो लंबी रात है उसमें आप 1, 1.5, 2 घंटे का टाइम निकाल कर पढ़ें, तो आपका जो जीवन है, जो आपकी लाइफ है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आप अभी जिस पायदान पर काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपके लाइफ की बहुत ही अहम टाइम है, आपके लाइफ का बहुत ही अहम टाइम है। जैसे मान लो मकान बनाते हैं, मकान बनाने से पहले हम नींव भरने का जो कार्य करते हैं, मतलब अच्छी से अच्छी नींव भरने का कार्य करते हैं, तो मकान मतलब मजबूती से खड़ा रहेगा। तो उसी तरह से ये जो 10वीं 11वीं 12वीं की ये जो क्लासेज है, ये आपके जीवन की जो नींव है वो है। अब आप इसमें जितना अच्छा करोगे, जितना अच्छा आप प्रयास करोगे, जितनी अच्छी आप मेहनत करोगे, उतना ही आपका जो भविष्य है वो उज्जवल होता जाएगा। इसलिए निसंकोच आप मेहनत कर रहे हैं, और यदि अभी तक आप किसी भी प्रकार की लापरवाही भी कर रहे हैं तो आप अभी संभल जाइए। अभी से यदि आप लग जाते हैं तो भी आप इस बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। आप अपना ही मन नहीं बल्कि अपने माता पिता का जो ड्रीम है, जो उनका सपना है, आप उनको साकार कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने माता पिता, अपने गांव, अपने जो गुरुजन हैं, इनके साथ साथ अपने ज़िले का नाम रोशन करें, अच्छी स्टडी करें। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कई विद्यार्थी या कई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो नकल के भरोसे रहते हैं या फिर नकल से पास होते हैं। अभी कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ऐसी कई घटनाएं अपने सामने हैं कि नकल का एक वो धंधा, कारोबार चल गया। तो ये निकट भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ऐसे पर्सन हो जो इस और आपको बोले या आपको ऐसी बात करे जो नकल से रिलेटेड हो, या आपको लगे कि इनकी बात करने में सच्चाई नहीं है, तो आप उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करें, उन पर भरोसा नहीं करें। आप कड़ी मेहनत करें, दिन रात लगे रहें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, तो ही आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।